एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज मैं आप लोगों के साथ जो है पेपर 2 का सीडीपी डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातों को आप लोगों से करना चाहूँगी। देखिए, अभी जो है आप लोगों का जुलाई में पेपर है, 7 जुलाई को पेपर है। और पेपर जो होता है ना, जब आप तैयारी करते हैं तो आपके पास अभी टाइम है। लास्ट में आप जितनी भी चीज़ें वीडियोस देख सकते हैं कि आप तुक्का कैसे लगाएंगे, लेकिन अभी आपको कंफर्मेशन, आपके पास खुद को कंफर्म आप आराम से कर सकते हैं कि मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। 1 महीने के अंदर ही आपको ये कॉन्फिडेंस, अगर आप मेरे तरीके से पढ़ाई शुरू कर दिए होंगे या कर देंगे, अभी भी टाइम है, तो आप लोग आराम से अपना पेपर खुद से निकाल सकते हैं बिना किसी कोचिंग के। क्योंकि जब हम लोग तैयारी करते थे तो कोई ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं थी, कोई गाइड करने वाला नहीं होता था, तो हम लोग को खुद से सारा एक्सपीरियंस करना पड़ा। भाग दो, मतलब हर तरीके को ढूंढना पड़ा, पेपर का पैटर्न ही नहीं पता था, तो थोड़ा समय लग गया। अभी आपके पास गाइडेंस है तो आप आराम से, सिर्फ एनसीईआरटी आपको पता है कि एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है। एनसीईआरटी को पढ़िए, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए, और यहाँ पे अपने क्वेश्चंस, आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं उसको भी आप, ये आप लोगों के लिए इजी हो जा रहा है कि आपको क्वेश्चन भी मिल रहा है, उसके आंसर भी मिल रहे हैं। लेकिन आप लोग खुद से कौन सा ऑप्शन लगा रहे थे, इसको भी आप लोग ऑब्जर्व करिए, ठीक है, कि आप अगर कर रहे हैं तो आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, तो वो भी देखते रहिए। और क्या ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, नहीं पता है, तो हम लोग जो हैं कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस भी चल रही हैं, जैसे कि एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। जब एनसीईआरटी बुक कंप्लीट हो जाएगी तो हम नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे, जो मैं आपको डायरेक्ट बोर्ड पे कराऊंगी, लेकिन अभी तो मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। चलिए, इतनी बातें हो गई। और हम लोग सीडीपी के क्वेश्चंस 2023 अगस्त में जो पूछा गया था उसको, उस पेपर को देख रहे हैं। 2024 करंट में जो पेपर हुआ था उसको देख चुके हैं। तो पहली बार एक रिक्वेस्ट और कर लूँ कि अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, और कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी अगले वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है 21, यहाँ पे 10 क्वेश्चन का सेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा अपने आप को जाँचना ज़रूरी है, ठीक है। लास्ट में तो पूरे 30 या जितने भी क्वेश्चंस हो सकेंगे हम लोग करेंगे जब हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। तो इसके लिए आपको तो पहले थियरी पता होनी चाहिए, और थियरी पता होने के लिए आपको बुक पढ़नी होगी। एक ऑथेंटिक बुक से पढ़ाई करिए, क्योंकि जो भी लोग इस तरीके से, अगर मान लीजिए कोई पढ़ा रहा है तो क्वेश्चंस के पैटर्न पे ही पढ़ा रहे हैं, अगर तो प्रीवियस ईयर पेपर तो आप देख ही रहे हैं, उसको आप प्रीवियस ईयर के साथ कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़िए। मैं अपनी वीडियोस के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं सीटेट आप लोगों का निकल जाए सिर्फ इसके लिए ये सारी बातें कर रही हूँ। तो चलिए, मैं भी अभी आप इन क्वेश्चंस को देखिए कि क्या आपको ये प्रश्न आ रहे हैं समझ में या नहीं, कहाँ ज़रूरत है सुधार करने की, कमेंट करिएगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको करवा दूंगी अपने ही चैनल पे, ठीक है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की बात की गई है, और विकास की सिद्धांत की क्या सीमा है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान नहीं रखता है। थर्ड ऑप्शन कहता है कि वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखते हैं। फोर्थ है, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो सीमा है वो यहाँ पे, अगर वाइगोस्की के साथ वहाँ पे कंपेयर कि आप लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे अगर पियाजे पढ़े होंगे तो चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इंग्लिश वाले लोग आराम से देख सकते हैं, इधर इंग्लिश में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि प्रत्येक वर्ष, अभी कथन और कारण से रिलेटेड है क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, 7 में पढ़ाती है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करता है। ठीक है, कैरियर पर चर्चा करने के लिए। कारण क्या है? लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो यहाँ पे क्या कारण और कथन दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं, इसी पे आपके ऑप्शन भी बने हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 जो में आपका जो है, जो कारण है मतलब कथन है वो तो सही है, लेकिन उससे रिलेटेड जो यहाँ पे कथन दिया गया है वो आपका सही नहीं है। इसका कारण जो बताया गया वो सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि अभिकथन सही है लेकिन उसका कारण गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? एक प्रगतिशील कक्षा में प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात की गई है। विद्यार्थी, पहला ऑप्शन है ए है, अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो प्रगतिशील कक्षा उसमें अधिक प्रश्न नहीं पूछते, ये दिखा गया, तो क्या ये सही होगा कि नहीं होगा? ये एक से अधिक ऑप्शन है, तो सारे ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो अगर प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, ठीक है, तो वो क्या है? अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, ये वाला ऑप्शन आपका सीधे से कट हो जाएगा, यानी पहला ए आपका राइट नहीं है, क्योंकि प्रोग्रेसिव बच्चे जो होते हैं, क्लासरूम जो होती है उसमें स्टूडेंट आपस में एक दूसरे से भी प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक से भी प्रश्न पूछते हैं और स्वयं से भी प्रश्न पूछते हैं। तो हमारा बी, सी और डी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने के से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें फिल होंगी उसके बारे में जानना है। तो यहाँ पे देखिए, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को क्या कहते हैं? जेंडर भूमिकाएं कहते हैं। ठीक है, और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। तो यहाँ पे यही वाला ऑप्शन आपका सही है, और ये आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को नोट्स के फॉर्म में लिख लीजिए कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है या जेंडर रोल्स कहा जाता है, और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण जो है शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? ठीक है, ऑप्शन 1 कहता है कि बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है। गलत बात है, ये बिल्कुल होती है वातावरण से प्रभावित। बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती, ये भी गलत है। तो हमारी बुद्धि आनुवंशिक कारकों से भी प्रभावित होती है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है, ये भी सही नहीं है। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे भाई? हमारे 3 ऑप्शन तो ऑलरेडी कट चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि बुद्धि बहुआयामी है, बिल्कुल है, और समय के साथ साथ बदल सकती है। ठीक है, तो बुद्धि हमारी कैसी है? बहुआयामी है, और ये समय के साथ साथ बदल सकती है। ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड कैन चेंज ओवर टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 और हम लोग 30 तक करेंगे। तो हमारा CDP इस जो 23 में पूछा गया था वो पूरा हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और सब्जेक्ट को देखेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों के कुछ सुझाव हो, पर्सनल सुझाव हो किस तरीके से करना चाहिए, तो हम उसको भी लेना ज़रूर चाहेंगे। प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करिए, प्लीज़ 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 कमेंट किया करिए, जितने भी लोग देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? जीन पियाजे ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, लेव वाइगोस्की ने या चार्ल्स स्पीयरमैन ने? तो इन सभी के सिद्धांत भाई अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये लोग बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये पेपर में छाए रहते हैं। ठीक है, तो 26 का जो ऑप्शन नंबर 2 है यानी हार्वर्ड गार्डनर जी, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। तो हार्वर्ड गार्डनर ने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, तो यहाँ पे 26 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में है और कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलियन द्वारा। पहला ऑप्शन कहता है कि नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई है। किस लिए आलोचना की गई है वो बात पूछी गई है। तो नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है। वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है यानी नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलियन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? लाइक जरूर करिएगा भाई आप लोग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक तो कर सकते हैं, इसमें तो कुछ नहीं आप लोगों का होता है। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, अच्छा लगता है, बस खुशी मिलती है। मेरा तो अभी आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए और उसकी खुशी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। बट अभी 1-2 दिन में मैं सोच रही हूँ क्लास ले लूँ क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्लासेस ले रहे हैं और जैसे ही हमारे थोड़े और बढ़ जाएंगे सब्सक्राइबर, हम और भी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा, कमेंट किया करिए ताकि मुझे पता तो चले कि जो भी लोग देख रहे हैं उन्हें ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 तो 3 क्वेश्चन और बने हैं। और एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो पहला ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना यानी फीडबैक देना, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना ताकि वे स्वयं अपने अधिगम पर विचार चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर विद्यार्थियों को ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 4 कहता है विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना, इतना कंफ्यूज करते हैं, लेकिन उसमें भी बेस्ट ऑप्शन को चुना जाता है। तो जो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि जो विद्यार्थी हैं वो खुद चिंतन करें, प्रोत्साहित करना, उनको मोटिवेट करना है कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, जैसे कि आप लोगों को करना है या हर एक, क्योंकि हर कोई एक सेम, जैसे कि मान लीजिए कि सभी कोई एक टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकता है, किसी को सुबह में टाइम मिलता है, किसी को रात में टाइम मिलता है, तो सब हम खुद जानते हैं ना कि हम कब पढ़ सकते हैं। वो आप किसी के कहने से आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके डेली रूटीन में क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम्स है वो आप जानते हैं। तो सभी हमको किस तरीके से अपना टारगेट पूरा करना है, इस बात को हमको अपना टाइम टेबल खुद करना पड़ेगा। हम कितने क्वेश्चंस इसमें से कर पा रहे हैं ये हमको खुद चिंतन करना पड़ेगा। तो वही चीज़ हर एक विद्यार्थी के लिए है। तो विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना है कि वो स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे और ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प को चयन कीजिए। अभी कथन और कारण का है,
शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण क्या है कि उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो भाई कथन और कारण क्या दोनों सही हैं? जी नहीं। तो जो यहाँ पे कथन है वो तो सही है, परंतु जो उसका कारण है वो गलत दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे हम यहाँ पे, और 29 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन। जाने से पहले एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी साइंस की एनसीईआरटी की क्लास भी अपलोड की गई है, कर रहे हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा। सोशल साइंस का एक क्लास मैंने अपलोड किया है, तो वो जिन लोगों को देखना है वो देख लीजिएगा। आप लोगों को क्लास का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसके हिसाब से हम आगे चैप्टर को करेंगे। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा को उसके सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करे और फिर उसके भौतिक रूप पर आए। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि पहले उस पर चर्चा करे जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है, और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। तो ऐसा तो होता नहीं है, पहले जो जानते हैं उसके बारे में चर्चा करके उससे आगे बढ़ा जाता है। तो थर्ड ऑप्शन कहता है कि पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आए। ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएँ। तो यहाँ पे हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे सब्जेक्ट को लेकर आएंगे।